Hello everybody, welcome to Let's Crack UPSC CSE. I am Ayush Babu, your faculty of Indian Economy, Indian Society, Ethics and Sociology option. So I welcome you all on this particular platform, and today I have come up with very important topic which is very important and very crucial from your UPSC Civil Services Men's Examination perspective. अगर आप मेंस एग्जाम को देखोगे तो हर साल यूपीएससी एटलीस्ट एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछती है, जिस टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं डिस्कस करूंगा आज के टॉपिक को और बिल्कुल हायर लेवल तक लेकर के जाऊंगा, इंक्लूडिंग द करंट अपडेट। तो इससे रिलेटेड जो भी करंट पर्सपेक्टिव है, जो करंट मुद्दे हैं, वो सभी चीजें हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। हालांकि पीडीएफ में अटैच करवा दूंगा इस लेक्चर के साथ, बट फिर भी आई विल सजेस्ट यू गाइस टू मेक द रनिंग नोट्स। आप रनिंग नोट्स भी साथ ही साथ बनाते हुए चलिए। तो सब चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर की। मैं आयुष बाबू आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड मेरे बारे में है, आप देख सकते हैं इसमें मेरे क्रेडेंशियल्स कि क्या क्या है, मेरे क्रेडेंशियल्स। और सबसे जरूरी सूचना और सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट कि आपका भी नाम इन टॉपर्स की जगह पे रहे, इन टॉपर्स में नेक्स्ट ईयर आपका भी नाम आए, राइट? सो फॉर दैट रीजन यू हैव टू ज्वाइन आवर आरंभ बैच। ये 1 ईयर का भी कोर्स है और 2 ईयर का फाउंडेशन कोर्स है, और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है, जहां पे 50% ऑफ आपको दिया। If you are using the code IUS5, अगर आप IUS5 कोड को यूज करके ज्वाइन करते हो तो आपको 50% तक की ऑफ दी जाएगी आपके आरवन बैच में एडमिशन लेने के लिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो इंश्योर योर नेम इन द टॉपर्स लिस्ट। जो पीडीएफ आती है यूपीएससी की, उसमें अगर आपको अपना भी नाम इंश्योर करना है तो यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच। क्योंकि आप जानते हो कि हर साल एवरी ईयर, और हर साल की भांति अगले साल लास्ट ईयर भी 2022 का जब रिजल्ट आया इस साल, तो हर 3 सिलेक्शन में से एक सिलेक्शन जो है दैट इज फ्रॉम द अनअकैडमी, and this particular shows the quality content that we are providing. That's why I am asking you to use the IUS5 code AYUSH5, क्योंकि इस कोड को यूज करके आपको डिस्काउंट मिल सकता है, आपको बेनिफिट मिल सकता है, 1-to-1 मेंटरशिप मिल सकती है इफ यू आर यूजिंग दिस कोड। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमारा जो आरंभ बैच है 1 ईयर और 2 ईयर का, इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के, जहां पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ना कि सिर्फ पढ़ाएंगे बल्कि 1-to-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे और आपको सुटेबल नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जहां पे 24,000 एमसीक्यूज सॉल्व करके आप हो सकते हो प्रीलिम्स के लिए रेडी, प्रीलिम्स के लिए तैयार। और इसलिए 50% ये जो ऑफ है, ये जो स्कॉलरशिप है, इसे लेना ना भूलें, बिकॉज आपको पढ़ना है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। और अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा कोड AYUSH5 IUS5 कोड को यूज करना पड़ेगा, then you will be able to get this particular benefit। ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है। आप अगर चाहते हैं कि आपका भी नाम हो यहाँ के टॉपर्स में, ठीक है, आप भी बनो टॉपर, राइट, then you can use this code and you can get enroll in our particular course। क्योंकि संघर्ष आपका है और साथ हमारा है, इसी मोटिव के साथ हम आरंभ बैच लेकर के आए, जो ऑलरेडी 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। इंडिया के लीजेंड फैकल्टी मोनाल सर ने इसे ओपन किया है, जहां पे आपको कंप्लीट जीएस सीसेट की प्रिपरेशन इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज फॉर 2024 बच्चों के लिए ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है विद इंडिया टॉप एजुकेटर अनअकैडमी लेकर के आए हैं। और देखो अनअकैडमी का एक अभी अल्ट्रा कॉम्बैट चल रहा है, अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट चल रहा है, जहां पे आपको 24 सितंबर 2023 को 11 AM पे आपको मौका मिलेगा। जो भी 1000 पार्टिसिपेंट्स लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर लेने का, 10 करोड़ से भी ज्यादा रिवॉर्ड पाने का, फ्री मोबाइल रिचार्ज पाने का वर्थ 3000 रुपीज, 100 आवर्स लाइब्रेरी एक्सेस मिलेगा अनअकैडमी स्टोर पे। ठीक है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेंगे, आपको अपनी रैंकिंग मिलेगी, विविड वॉच मिलेंगे, राइट, लैपटॉप मिल सकता है, रैंक 1 to 5 जिनका आएगा they can get the opportunity to get the rank, they can get the opportunity to get the laptop। ठीक है, तो ये अल्ट्रा कॉम्बैट ऑफर है। फिर हम बात करें अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज की। देखो सी, आपको अगर सिलेक्शन इंश्योर करना है ना, तो टेस्ट सीरीज के बिना तो ये इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू गेट सेलेक्टेड
without the test series. So for this reason, you have to enroll in the test series. Okay? So for considering the importance and weightage of test series in our UPSC civil service preparation, we have come up with the prelim success test series and main success test series. प्रीलिम सक्सेस टेस्ट सीरीज का अर्ली बर्ड ऑफर है 4999 का और मेंस का 14999 का, जो डेवलप करते हैं आपके इंडिया के टॉप एजुकेटर से डेवलप किया है टॉप एजुकेटर ने। मैं इंडिया के टॉप एजुकेटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट कवरेज होगा आपके सिलेबस का दोनों में, इवैल्यूएशन होगा विद स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड, मॉडल आंसर विल बी प्रोवाइडेड, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, ऐसे भी है मेंस में, लाइव डिस्कशन है बाय टॉप एजुकेटर, प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का भी कंप्लीट कवरेज है, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके एनालिसिस अवेलेबल होंगे, इसमें सीसैट पेपर इंक्लूडेड है, एंड हियर लाइव डिस्कशन विल बी बाय द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. So without wasting your time, join this test series because nothing can stop you from chasing your UPSC CSE dream. So अगर आप एक्चुअली में प्रिपेयर करना चाहते हो, आप एक्चुअली में टॉप करना चाहते हो एग्जाम में, ठीक, तो यू कैन टॉप दिस पर्टिकुलर एग्जाम. आप EMI पे भी हमारे जो भी कोर्सेज हैं उसे आप अवेल कर सकते हो. फॉर दिस यू कैन डायल ऑन दिस नंबर, इस नंबर पे डायल करके आप बात कर लो एंड यू कैन यूज द कोड IUS5 AYUSH5 इन ऑर्डर टू गेट द एडिशनल बेनिफिट. आपको IUS5 कोड को यूज करना है अगर आप चाहते हो कि आपको एडिशनल बेनिफिट मिले तो. ओके, चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक. मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि we are going to start with the most important topic of your UPSC civil services examination, जहां पे हर साल मिनिमम 1 और 2 क्वेश्चन तो गारंटी रहता है कि पूछती है UPSC. There is a guarantee that every year UPSC is going to ask the question from this particular topic. हर साल UPSC पूछती है इस particular topic से. तो वो टॉपिक है रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी. कि विमेन का रोल क्या है और विमेन ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में, राइट. दिस इज व्हाट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज क्लास. ये है जो हम आज के क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं. चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्लास की. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, दैट व्हाट इज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल. तो इसमें आता है सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो मतलब क्या, कितने मेल पे कितने विमेन है. 1000 मेल पे कितने विमेन है ना, that is what we call the sex ratio. वो हमारा कहलाता है sex ratio. तो sex ratio is describe the number of female per 1000 of males. तो अगर हम हमारे पास डेटा क्या है, लेटेस्ट अगर गवर्नमेंट डेटा की अगर हम बात करें तो दैट इज द सेंसस 2011. हालांकि सेंसस 2021 में भी होना था क्योंकि हर 10 साल पे सेंसस होते हैं, बट unfortunately there was the COVID-19 outbreak, there was the COVID-19 pandemic, and due to the COVID-19 pandemic we were not able to do the census. हम सेंसस नहीं कर पाए, because of which we do not have the updated data. ये लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है. जब सेंसस होगा तो उससे रिलेटेड डेटा आएंगे हमारे पास और हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे सेंसस. ठीक है, फिलहाल जो 2011 का जो सेंसस है उसी डेटा से हमें काम चलाना है. और 2011 का सेंसस डेटा कहता है India is 940 females. India have 940 females per 1000 of males. 1000 मेल, 1000 के मेल पे हमारे पास कितने फीमेल है, we have 940 females out of 1000 males. ठीक. Then studies on hospital admissions and records have shown that males get more medical care compared to girls. देखो ये बात चौंकाने वाली एक बात है. स्टार्टिंग में ही हमें पता चल रहा है कि देखो विमेन से रिलेटेड ना बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं. उन सभी चीजों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन है, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो विमेन को फेस करना पड़ता है, विमेन के मोटिवेशन के लिए, विमेन के एम्पावरमेंट के लिए वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने काम किया. ठीक, तो ये देखो मेडिकल केयर सबसे पहले जरूरी होता है, राइट. मेडिकल केयर की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल का डेटा बताता है जो मेल पर्सन जो एडमिट होते हैं ना उन्हें ज्यादा केयर दिया जाता है इन कंपैरिजन टू फीमेल. ठीक, फीमेल के कंपैरिजन में मेल को ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको ज्यादा बेहतर केयर दिया जाता है. फीमेल लिटरेसी लेवल की अगर हम बात करें तो द फीमेल लिटरेसी लेवल अकॉर्डिंग टू द लिटरेसी रेट 2011 सेंसस आर 65.46. ये विमेन की लिटरेसी रेट. ठीक, ये फीमेल की लिटरेसी रेट है 65.46. फीमेल आर लिटरेट. अगर हम मेल की लिटरेसी रेट की बात करें तो ओवर 80% ऑफ द मेल आर लिटरेट, है ना. सेंसस 2011 बताता है
कि जो फीमेल है, आउट ऑफ फीमेल, टोटल फीमेल जो भी है उनमें से सिर्फ 65% फीमेल लिटरेट है और 80% से ज्यादा मेल लिटरेट है। तो ये पर्टिकुलर डेटा ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि एजुकेशन सेक्टर में हम किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन लेकर के, द टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट वी हैव कम अप इन द एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में ये किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, राइट? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। Of the total female population, 21.9% are a part of Indian workforce. जितने भी लिटरेट वर्क फीमेल है ना, फीमेल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो सिर्फ 21.9% ही फीमेल है जो वर्कफोर्स का हिस्सा है, जॉब करती है। बाकी ऑलमोस्ट 80% वीमेन जो है दे आर दी हाउसवाइफ, दे डू नॉट वर्क, है ना। तो ये डेटा शो करता है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कितने वीमेन के पास है, कितने वीमेन इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है। एंड विद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कम्स द सोशल एम्पावरमेंट, है ना। तो अगर आप इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है, दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर नॉट दैट मच सोशली एम्पावर्ड, राइट? सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स। ये जो डेटा ये क्लियरली शो करता है डिसएडवांटेजियस पोजीशन दैट वीमेन आर फेसिंग। ठीक, अब देखते हैं विमेन से रिलेटेड मुद्दे, कुछ मुद्दे कि क्या क्या है विमेन से रिलेटेड। वो समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो विमेन से संबंधित ये जो प्रॉब्लम हुआ, क्या ये हिस्टोरिकली ये प्रॉब्लम है विमेन के साथ? नहीं, ये हिस्टोरिकली नहीं है। ये सोसाइटी हमारी बदली है, वो भी लैटर वैदिक पीरियड से। लैटर वैदिक पीरियड से पहले women used to participate in the sabha, samiti, in the political setup, in the political organization, in the political setup of the society at that time. ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में विमेन जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भी अपना योगदान देती थी, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करती थी, सभा की, समिति की, इन सब ग्रुपिंग्स की मेंबर हुआ करती थी। बट प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ लैटर वैदिक पीरियड से। क्यों प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ लैटर वैदिक पीरियड से? क्योंकि डिस्कवरी हुई आयरन की। आयरन की डिस्कवरी के बाद लोगों ने आयरन से बनाए वेपन एंड वेपन को यूज किया इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए। अब इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट को अगर उन्हें सेटल करना है तो लड़ने के लिए कौन जाएंगे? हु विल गो टू वेज द वॉर? वॉर में कौन जाते हैं? इट इज द मेल पर्सन। और मेल पर्सन ही क्यों जाते हैं? मेल पर्सन इसलिए जाते हैं बिकॉज दे आर फिजिकली सुपीरियर, है ना। वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली सुपीरियर होते हैं, इसलिए मेल पर्सन जाते हैं वॉर करने के लिए। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि देखो, मेल के बिना सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकती है बिकॉज वन मैन कैन इम्प्रेग्नेट मेनी वीमेन बट नॉट अ वाइस वर्सा। तो बच्चे को जन्म देने का अधिकार, ये स्पेशल प्रिविलेज किसके पास है? विमेन के पास। तो विमेन ये सृष्टि को चलाती हैं, दे हैव दी सुपर पावर। वो उनके पास, विमेन के पास एक सुपर पावर है कि वो नए चीजों को, नए लोगों को जन्म दे सकती हैं। ये अधिकार मेल के पास नहीं है। मेन आर नॉट दैट मच प्रिविलेज बट विमेन आर दैट मच प्रिविलेज। तो अगर फीमेल जाती है युद्ध करने, तो युद्ध में क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। युद्ध, either person can die or they can win, right? Anything can happen in this particular situation. ठीक है, तो अगर मेल जाते हैं तो उससे उतना सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ेगा जितना वीमेन के जाने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर वीमेन नहीं रहेंगी तो सोसाइटी प्रोग्रेस कैसे करेगी? हाउ सोसाइटी विल प्रोग्रेस इफ वीमेन आर नॉट देयर? समझ रहे ना बात को? ठीक है, इसलिए वीमेन का रहना जरूरी है, इसलिए मेल जाते थे लड़ने के लिए। तो वीमेन को क्या कहा गया? वीमेन को कहा गया कि आप घर में रहिए। अब घर को देखिए, हम बाहर में युद्ध करने के लिए आते हैं, तो यहाँ से हाउसवाइफ का कॉन्सेप्ट भी आया। और जब लोग युद्ध करने जाते थे, इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए जाते थे, तो मार काट भी बहुत होते थे, लूटपाट मचाते थे लोग बस्तियों में जा करके। तो वहां पे बहुत बार विमेन के साथ क्राइम भी करते हो जाता है ना। देयर वाज अ क्राइम यूज्ड टू बी कमिटेड अगेंस्ट द विमेन एट दैट टाइम पीरियड एज वेल। उसकी वजह से विमेन को कहा गया कि आप घर में ही रहो, घर से बाहर मत निकलो। और ये प्रथा जो है ना तब से चलती आ रही है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे हरियाणा, पंजाब साइड में देयर आर मोर प्रेफरेंस गिवन टू द मेल चाइल्ड। वहां पे मेल चाइल्ड को हरियाणा साइड में ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक बिहाइंड इट। क्योंकि हरियाणा साइड से ही तो ज्यादातर अटैकर्स आए हैं। इन्वेडर्स जो इंडिया में आए हैं वो किस साइड से आए? उसी साइड से आए, उसी एरिया से आए हैं। तो डिफेंड करने कौन जाएगा? इन्वेडर्स के सामने खड़े कौन होगा? देश की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए इट इज द मेल पर्सन। और वही थॉट प्रोसेस अभी तक हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच वी हैव
द सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन। ये जो वुमेन के अगेंस्ट जो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, ये एंशियंट टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ, लैटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुआ। उससे पहले ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। प्रायर टू दैट there was no social discrimination against the women. Women were allowed to read Vedas, they were allowed to read, participate in reading and writing. But after the latter Vedic period, all those things were banned. ठीक है, वो इसलिए भी बैन किया गया क्योंकि अगर विमेन भी वेदा को पढ़ लेंगी, वेद को पढ़ लेंगी, पुराण को अगर पढ़ लेंगी, तो शी विल ऑल्सो बिकम एम्पावर्ड, शी विल बिकम नॉलेजेबल एंड शी विल स्टार्ट चैलेंजिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द मेल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू इट। ठीक, तो इसलिए विमेन की जो डाउनग्रेडिंग जो स्टार्ट हुआ वो टाइम पीरियड से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा that what are the challenges and not what are the challenges but how the women started facing the challenges with respect to the social discrimination। किस तरीके से जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उससे एसोसिएटेड जो जो चैलेंजेस है, ये किस तरीके से शुरुआत हुई थी, इसका आइडिया अब आपको लग गया हो। अब आइए हम समझते हैं विमेन से जुड़े हुए मुद्दों को, कि विमेन ने किस तरीके से सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाला है और विमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। उन चीजों को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले आता है हमारा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन हो, ठीक, सबसे पहली बात आती है कि क्यों हो, व्हाई फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज टेकिंग। देखो, हुआ क्या ना कि अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज ओपन होने स्टार्ट हो गए, है ना। इन द अर्बन एरियाज वी सेट अप द इंडस्ट्रीज सेटअप होना शुरू हो गया। तो जो रूरल सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, वहां के मेल मेंबर, उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग अर्बन एरिया में जाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर दोज who belongs to the small and marginal, who are the small and marginal farmers. Then agriculture is not profitable. उनके लिए तो एग्रीकल्चर ये प्रॉफिटेबल ही नहीं है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, समझ रहे। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि वो अर्बन एरियाज में जाते हैं और अर्बन एरियाज की फैक्ट्री में जाकर के काम करेंगे एंड दे विल अर्न मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी, ज्यादा ज्यादा पैसा कमाएंगे और घर पे भेजेंगे। अब मेल मेंबर तो चले गए अर्बन एरिया में काम करने के लिए फैक्ट्री में, अब यहाँ पे घर पे खेतों को कौन देखेगा? Who will look after the household activities? Who will look after the agricultural facilities? ये इन सभी फैसिलिटीज को कौन देखेगा? इन सभी चीजों को जानने की कोशिश कौन करेगा? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई विमेन की। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ विमेन। ठीक, ये चैलेंजेस आ गया विमेन के ऊपर, विमेन ने ये जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर उठाई। दैट्स व्हाई द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। रीजन क्या रहा है इसका? रीजन हुआ मेल का माइग्रेशन from rural area to urban area. I hope this point is clear. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्यों हुआ। ठीक, आइए उसी से संबंधित हम कुछ जरूरी डेटा को देख लें। तो अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, women's contribution to Indian agriculture is approximately 32%. While some states such as hill states, northeastern states and Kerala, contribution of women in agriculture and rural economy are more than men. ठीक है, कुछ हिल स्टेट्स की अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें, हिल स्टेट्स मतलब हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब हिली स्टेट्स है ना, पहाड़ों वाले एरिया। आपको भी अच्छा लगता है पहाड़ों में जाके अपना घर बसाने का, ठीक है। तो और केरला में, यहाँ पे मेल मेंबर से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है विमेन का एग्रेरियन फील्ड में। बाकी के एरिया में 32% कंट्रीब्यूशन है विमेन का एग्रीकल्चर सेक्टर में। किसके अकॉर्डिंग? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। देखो, ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं ना, ये सभी के सभी लेटेस्ट डेटा है, ठीक। और इन सभी लेटेस्ट डेटा का आपको यूज करना है, यू हैव टू यूटिलाइज दिस डेटा, ठीक है। ये सभी डेटा आपको यूज करना है, इन सभी डेटा का आपको यूटिलाइज करना है, ऑलराइट, दिस इज द थिंग। देन अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे जो 2017-18 में आया था, उसके अकॉर्डिंग ग्रोइंग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बाय मेन, देयर इज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो, अभी अभी मैंने आपको कहा है ना कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों हो रहा है? बिकॉज मेल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। वही इकोनॉमिक सर्वे भी हाईलाइट कर रहा है, जो 2017-18 के जो इकोनॉमिक सर्वे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि एज मेल मेंबर आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, देयर इज अ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेकिंग प्लेस। ठीक, इसकी वजह से विमेन को मल्टीपल रोल निभाने पड़ रहे हैं, जैसे कल्टीवेटर का, एंटरप्रेन्योर का, लेबरर का। ठीक, तो आउट ऑफ टोटल फीमेल मेन वर्कर
55% were agriculture laborer, 24% were cultivator according to census 2011. सेंसस 2011 कहता है कि फीमेल में जो मेन वर्कर है ना, उनमें 55% एग्रीकल्चर लेबरर है, 24% कल्टीवेटर है, ठीक, और रिमेनिंग जो है वो अपना जॉब वॉब करते हैं, कुछ और काम करते हैं, ठीक। एज पर 10th एग्रीकल्चर सेंसस जो 2015-16 में आया था, द परसेंटेज ऑफ फीमेल ऑपरेशनल होल्डिंग इन द कंट्री हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 13% ड्यूरिंग 2010-11 टू अराउंड 14% ड्यूरिंग 2015-16। ये अच्छा साइन है कि वीमेन की जो होल्डिंग है ना, ऑपरेशनल होल्डिंग है, दैट हैज इंक्रीज्ड, गुड साइन। बाकी के क्या है चैलेंजेस? एग्रेरियन डिस्ट्रेस, मेल माइग्रेशन एंड पॉवर्टी आर प्रोमिनेंट रीजंस फॉर इंक्रीजिंग फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्ट्रेस आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में चैलेंजेस आता है, अब मेल पर्सन तो है नहीं, तो ये किनको देखना? हु इज सपोज्ड टू लुक आफ्टर द वर्क? इट इज द फीमेल। और ऐसा माना जाता है कि फीमेल आर मोर सिंसियर एट वर्क, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा लोग मानते हैं, ये जो फीमेल है ना, फीमेल आर मोर सिंसियर एट वर्क। क्यों हम कहते हैं? व्हाई वी मेक सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट? क्योंकि फीमेल के पास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो खेतों में काम करे, उनके मल्टीपल रोल्स हैं, वो दुर्गा है, साक्षात दुर्गा। हर वीमेन, हर महिला अपने आप में साक्षात माँ दुर्गा है। इतनी शक्ति उनके पास होती है, इतनी शक्ति पुरुषों में नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो हर औरत, हर स्त्री अपने आप में एक दुर्गा है, माँ दुर्गा है, ठीक है, और उनके पास मल्टीपल रोल होते हैं। वो खेतों में भी काम करती है, उनका ध्यान अपने बच्चों की ओर भी होता है, उनका ध्यान अपने घर परिवार की ओर भी होता है, वो अपने लॉज को भी देखती है, अपने फैमिली मेंबर्स को भी देखती है। इसलिए वो बहुत ही सिंसियरली, बहुत जल्दी खेतों में अपने काम को खत्म कर लेती है। जितना टाइम एक मेल पर्सन लगाते हैं, उससे कहीं कम टाइम में विमेन अपने काम को खत्म करके अपने घर को फिर जाती है संभालने के लिए, ठीक है। सो दैट्स वाई, इसलिए भी ये एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर बाकी जो सेक्टर्स हैं, अब आज के समय पे विमेन संबंधित जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है दैट आर ग्रोइंग, राइट, दैट इज ग्रोइंग बेसिकली। एग्रेरियन डिस्ट्रेस हो गया, मेल माइग्रेशन हो गया, ये जो गरीबी हो गई, ये सभी प्रोमिनेंट रीजंस है जिसकी वजह से फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। तो अगर हम फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो if women had the same access to productive resources as men, they could increase yield on their farms by 20 to 30%। देखो अभी अभी मैंने आपको कही ना ये बातें कि जो विमेन है वो ज्यादा प्रोडक्टिवली काम करती है ना। वही फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहा है कि अगर मेल के कंपैरिजन में फीमेल के पास भी सेम रिसोर्सेस हो तो फीमेल जो है वो 20 से 30% तक ज्यादा प्रोडक्टिविटी में काम करती है। सी द रेशियो, सी द डिफरेंस, है ना। ये टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट को 4% तक बढ़ा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। और इसकी वजह से हंगर हमारा कितना कम हो जाएगा। अब सोच करके देखो, एग्रीकल्चर में अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इफ द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर राइजेस, देन डोंट यू थिंक सो दैट इट इज गोइंग टू रिड्यूस द हंगर? ये जो हंगर जो है हमारे देश में, ये भुखमरी जो है हमारे देश में, ये हंगर, ये भुखमरी हमारे देश में कम हो जाएगी, राइट, इफ दिस particular aspect, if the women increases the productivity in the agrarian sector. So research worldwide shows that women with access to secure land, formal credit and access to markets have greater propensity to invest in improving harvest, increasing productivity and improving household food security at home. तो बहुत सारे इंटरनेशनल रिसर्च ऐसा बताते हैं कि अगर विमेन के पास भी वो सभी रिसोर्सेस अवेलेबल हो जो मेल के पास रिसोर्सेस है, जैसे सिक्योर लैंड हो, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल हो, एक्सेस टू मार्केट हो उनके पास, ठीक है, तो वो हार्वेस्ट को बहुत ही प्रोडक्टिवली बढ़ा सकती हैं, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी जो है इंश्योर हो सकता है हमारे, राइट। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक। अब देखो ये फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किस तरीके से काम कर रहा है, इसमें देखो इंक्रीज्ड विमेन लेबर पार्टिसिपेशन हुआ है फार्मिंग एक्टिविटीज में, देन सिग्निफिकेंट रोल ऑफ विमेन इन मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप, इसमें भी विमेन का सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। देन देयर इज अ रोल ऑफ विमेन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ हाउस होल्ड, माइक्रो इकोनॉमी जो हाउस होल्ड एक्टिविटी है उसमें भी विमेन का रोल अब इंक्रीज हुआ, बिकॉज विमेन हैव आल्सो बिकम द ब्रेड अर्नर, ठीक। जो विमेन है, विमेन का अभी ना, बिकॉज ऑफ द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विमेन फ्रॉम हाउस वाइफ्स टू ब्रेड अर्नर,
ये क्या है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विमेन, ठीक, transformation, this is the transformation of women from housewife to bread earner. So this is very significant, very significant. So they have also started engagement of women in local politics that affect their agricultural work. ठीक है, women देखो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया है, दे हैव प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटी, ठीक, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया है। इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटी देयर इज 1/3 ऑफ रिजर्वेशन गिवन टू विमेन, है ना, 1/3 रिजर्वेशन हम देते हैं विमेन को। So women are not only actively participating in the agriculture sector, but as they are participating in the politics also, इसकी वजह से उनका agrarian work जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है, ठीक है। अब सोशल प्रोडक्शन ऑफ विमेन्स वर्क एंड सोशल प्रोडक्शन ऑफ इलनेस क्या, इसमें वर्क हजार्ड एक्सपोजर है। अब देखो एग्रीकल्चर में देयर आर फर्टिलाइजर विच इज बीइंग यूज्ड, समटाइम्स दिस फर्टिलाइजर इज हजार्डस, है ना, वो कई बार विमेन के प्रॉब्लम क्रिएट करता है विमेन के लिए, राइट। देन द लोकल डायनेमिक्स ऑफ हेल्थ डिलीवरी एंड एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज हैव आल्सो चेंज्ड, है ना, इसकी वजह से डिलीवरी सिस्टम में, क्योंकि विमेन आर वर्किंग ऑन एग्रीकल्चरल फील्ड, उसकी वजह से कई बार प्लेसेंटा का इशू, ये आपने एक सुना होगा प्लेसेंटा, ठीक है, व्हेन द विमेन आर प्रेग्नेंट सो देयर इज एन इशू रिलेटेड टू द प्लेसेंटा, जिससे बच्चे कनेक्टेड रहते हैं, उनके माँ के गर्भ में बच्चे जो कनेक्टेड रहते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, ये प्लेसेंटा के थ्रू ही खाना पानी जाते रहता है बच्चों के अंदर, जो भी माँ कंज्यूम करती है वो सभी खाना पानी प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चों के अंदर जाता है। एज वीमेन आर वर्किंग, तो उनको बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ता है, इसकी वजह से प्लेसेंटा काफी लो हो जाता है, देयर इज अ लो लाइंग प्लेसेंटा, और जब लो लाइंग प्लेसेंटा होता है सो दैट बिकम्स चैलेंज, है ना, फॉर द मदर एज वेल एज द चाइल्ड, क्योंकि इसमें बहुत ही हेवी ब्लीडिंग होती है, अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है देन देयर इज अ हेवी ब्लीडिंग, और लो लाइंग तभी होता है when you are doing too much of physical activity during pregnancy time period, when the women do the too much of activity, physical activity basically during pregnancy time, then there is a chance of low lying placenta, और low lying placenta क्या करेगा, एक्सट्रीम लेवल पे ब्लीडिंग करेगा, समझे बात को, इसकी वजह से डिलीवरी में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, राइट। सो दिस इज द चैलेंज दैट द वीमेन हैज टू फेस। और भी चैलेंज के बारे में विमेन से रिलेटेड फेस जो विमेन को फेस करना पड़ता है उससे रिलेटेड हम और भी चैलेंजेस देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं विमेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे विमेन ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस में और प्री इंडिपेंडेंस में, दोनों देखेंगे, आजादी से पहले और आजादी के बाद कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, इन द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया वो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, आइए हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहले महिला मंडल, महिला मंडल को किसने ऑर्गेनाइज किया था, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदू रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, ये महिला मंडल को आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, और इसने क्या किया, इट बेसिकली एनकरेज्ड विमेन टू गो आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ देयर होम एंड इंटरेक्ट विद अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। देखो विमेन से संबंधित क्या है ना, कि विमेन क्या रहेंगी, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में एंगेज रहेंगी, ठीक, वो पर्दा करेगी, सो देयर इज अ पर्दा सिस्टम, ठीक है, लेकिन इस महिला मंडल और इस हाउस होल्ड और इस पर्दा सिस्टम की वजह से विमेन का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही लो है, उनका सोशल इंटरेक्शन बहुत ही लो है। तो ये जो महिला मंडल है ना, इस महिला मंडल ने इस सोशल टैबू को तोड़ने का काम किया, इस पर्दा सिस्टम को हटाने का काम किया, विमेन को हाउस होल्ड एक्टिविटी से निकाल करके सोशल डेवलपमेंट में लेकर गया, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड, ये है महिला मंडल से संबंधित जानकारी, ठीक। देन द पंडिता रामाबाई who is considered as one of the innovator of feminist movement in India, so he with the help of Justice Ranade established the Arya Mahila Samaj in 1882। देखो ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस बट दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स एज वेल, जहां पे आपसे पूछ देगा कि आर्य महिला समाज को किसने एस्टैब्लिश किया, मैच द फॉलोइंग में दे देगा,
ठीक है। और अब तो ऑप्शन यूपीएससी ने भी चेंज कर दिया है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। तो अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए, ये जो पंडिता रमाबाई है, पंडिता रमाबाई ने विद द हेल्प ऑफ जस्टिस राणा डे, he actually set up the Arya Mahila Samaj. In which year? In 1882. ठीक? Then the Women Auxiliaries of General Reform Association also served as a ground for women to deliberate social issues, express opinions, and share experiences. The Bharat Mahila Parishad of the National Social Conference was very much, ये जो भारत महिला परिषद है, ये बहुत ही प्रोपाउंडर थे, प्रोमोटर थे विमेन एम्पावरमेंट का, जिससे विमेन जो है सोशली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, वो अपनी बातों को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने आइडियाज को दुनिया के सामने रख सके। राइट, सो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारत महिला परिषद। इन्होंने ये काम बखूबी निभाने की कोशिश की। ठीक है, देन द विमेन इंडिया एसोसिएशन क्रिएटेड बाय मार्गरेट कजिन, कहां पे? मद्रास में। तो यूपीएससी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो विमेन इंडिया एसोसिएशन है, इट वाज क्रिएटेड इन आसाम, इट वाज क्रिएटेड इन बंगाल। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट की कंफ्यूजन के चंगुल में आपको लेकर के आएगी यूपीएससी, लेकिन आपको फंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इंडियन सोसाइटी की क्लास करना। ठीक है, तो मद्रास में विमेन इंडिया एसोसिएशन जो है, मार्गरेट कजिन्स ने मद्रास में सेटअप किया था। तो इसने विमेन के सोशल और एजुकेशनल इमेंसिपेशन के लिए काम किया। इट हैज वर्कड वाइडली फॉर द सोशल एंड एजुकेशनल इमेंसिपेशन ऑफ विमेन। ठीक, और ये जो विमेन इंडिया एसोसिएशन है, इट वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखो ये सभी एक एक पॉइंट आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो है ही है, यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ भी एसोसिएटेड था, जिसने सोशल और एजुकेशनल इमेंसिपेशन ऑफ विमेन के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया। So it has encouraged the non-sectarian religious activity and did creditable work in promoting literacy, setting up shelters for widows and providing relief for disaster victims. ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम किया? विडो के लिए काम किया। ठीक है, विमेन के लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए काम किया, जो डिजास्टर की वजह से जो विमेन को नुकसान होता था उनके लिए रिलीफ कैंप चलाया। ठीक, दिस इज व्हाट दैट द विमेन इंडिया एसोसिएशन डिड विद द एसोसिएशन ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना, जो जिससे एनिमेशन जुड़ी हुई। ठीक है, एम एस ऑलकट जिनके फाउंडर थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? एम एस ऑलकट। ठीक है, याद रखना आप ये बात, एक बार ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, प्रीलिम्स में। The most important of the women organization of the time was the All India Women Conference. All India Women Conference जो है, ये सबसे important organization थी उस टाइम के। So its initial efforts were towards improving female education, लेकिन बाद में बहुत सारे विमेन संबंधित मुद्दों को, जैसे विमेन फ्रेंचाइज को, इनहेरिटेंस के राइट को, इन्होंने उठाया ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस। तो ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस was the most important organization of that time. ठीक है, इस सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था अपने समय। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये तो बातें थी कि जो इंडिपेंडेंस से पहले क्या ऑर्गेनाइजेशन का काम रहा, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन ने किस किस तरीके से विमेन इमेंसिपेशन के लिए, विमेन डेवलपमेंट के लिए काम किया। आइए अब हम समझते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौर में, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, व्हाट आर द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू द इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, और वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया। आइए हम समझते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौर में हम चलते हैं, जब हमारा भारत जो है, जब हमारा भारत आजाद हुआ। ठीक, तो विमेन ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन जो 1954 में सेटअप हुआ, समाजवादी महिला सभा जो 1959 में सभा आया, दे वेयर सेटअप who look after the causes of women। ये विमेन के कॉज को, इंडियन विमेन के कॉज को इन्होंने सपोर्ट किया, उनको मोटिवेट किया कि आप अपने कॉज के लिए आवाज उठाइए, वी आर विथ यू। ठीक, अहमदाबाद में it was the first attempt of women trade union, it was made that where the self-employed women association seva was set up on the initiative of Ila Bhatt in 1972। अभी यूपीएससी ने एक एग्जाम कंडक्ट किया
था APFC का, ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का। ठीक, बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी, आप सब लोग भी इस पोस्ट के लिए भी जा सकते हैं। ऑलमोस्ट रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज ही है ना, जहाँ पे IAS के इक्विवेलेंट ही रैंक है इसकी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। तो इस असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के एग्जाम में यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले इंडियन सोसाइटी पढ़ा था, क्योंकि मैंने ऐप पे ऑलरेडी पढ़ाया है अकेडमी के ऐप पे, ठीक है, तो उन बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट भी मिला है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन है, ये पहला इनिशिएटिव है जिसने विमेन से रिलेटेड ट्रेड एसोसिएशन बनाया। इला भट्ट ने 1972 में विमेन स्पेसिफिक ट्रेड यूनियन बनाया। विमेन स्पेसिफिक ट्रेड यूनियन नहीं था इससे पहले, बट इट वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ द इला भट्ट, जिन्होंने 1972 में विमेन एसोसिएटेड एक सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन बनाया। ये विमेन ट्रेड यूनियन है, कहां पे बनाया? अहमदाबाद में, ठीक है। ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस में, एंड दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। अब सोच करके देखो ना, विमेन भी तो काम करती है, लेकिन उनसे संबंधित कोई यूनियन नहीं है, उनसे जुड़ा हुआ कोई यूनियन नहीं है, उनके मुद्दों को कोई नहीं उठाने वाला है। अब देखो, विमेन से जुड़े हुए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, फिजिकल चैलेंजेस होते हैं जो विमेन को फेस करना पड़ता है ऑन एवरी मंथ, ठीक है। इमोशनल चैलेंजेस होते हैं जो उन्हें फेस करना पड़ता है, उनके अपने अलग चैलेंजेस हैं जो मेल पर्सन से अलग है। तो मेल पर्सन के लिए तो बहुत सारे ट्रेड यूनियन है who looks after the male person, but what about the women? तो ये women स्पेसिफिक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल उठाया गया, बहुत ही प्रोमिनेंट रोल निभाया इला भट्ट ने इन 1972 by setting up the women specific trade union in Ahmedabad named as सेवा, ठीक है, सेवा नाम था उसका, शॉर्ट में, फुल फॉर्म में सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन। आप सेवा भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक। Then the Nav Nirman movement, it was initially a student movement, कहाँ पे? गुजरात में, against the rising prices, black marketing and dishonesty, launched in 1974, was soon joined by huge number of middle class women also। ये जो नव निर्माण मूवमेंट है, इसे विमेन ने भी बहुत ज्यादा ज्वाइन किया था, और ये इमरजेंसी से पहले की बात है। और पता है, इमरजेंसी की शुरुआत यहाँ से होती है। इमरजेंसी से पहले इंडिया में 1975 में इमरजेंसी आया, उससे पहले गुजरात में नवनिर्माण मूवमेंट हुआ था, जो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, ठीक। और इस प्रोटेस्ट के बाद ही पूरे देश भर में स्टूडेंट से संबंधित प्रोटेस्ट होने लग गए, पूरे देश भर में। और वो प्रोटेस्ट फिर इतना ज्यादा फैल गया कि अल्टीमेटली द रिजल्ट वाज द इमरजेंसी, ठीक। तो दिस इज द थिंग। तो पहले स्टूडेंट में इतनी ताकत होती है, उन्होंने पूरे देश में प्रोटेस्ट किया, ठीक है। किस लिए प्रोटेस्ट किया था? राइजिंग प्राइस, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से। और इसे बहुत सारे मिडिल क्लास वुमेन ने ज्वाइन किया इस प्रोटेस्ट को। तो दिस पर्टिकुलर थिंग शोज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड women are also actively participating in the developmental work, in asking for their rights. Women are also protesting. Got it? This is the thing. Then some of the earliest self-governing women group were the Progressive Organization of Women, जिसे पाओ कहते हैं, Forum Against Rape, इसको हम Forum Against Operation of Women कहते हैं, then स्त्री संघर्ष एंड समता जो दिल्ली में है ना। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड who are working for the development of women, who are working for the emancipation of women, जो women के emancipation के लिए काम कर, ठीक है। Then the Delhi has become the focus of movement against the dowry and the violence imposed on women in the marital world, ठीक है। देखो, दिल्ली में ना बहुत ज्यादा क्राइम होता है, ठीक, बहुत ज्यादा क्राइम होता है अगेंस्ट द वुमेन। समटाइम्स इट इज सेड दैट दिल्ली इज द क्राइम कैपिटल ऑफ अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे अब मूवमेंट स्टार्ट हो गया है डाउरी से संबंधित, ठीक। डाउरी इज वन ऑफ द मोस्ट हीनियस एक्ट एज वेल, इलीगल भी है ना। तो डाउरी से संबंधित ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे सिर्फ डाउरी ही नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। तो विमेन के इमेंसिपेशन के लिए दिल्ली में अब बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे डाउरी संबंधित प्रॉब्लम, डोमेस्टिक वायलेंस संबंधित प्रॉब्लम खत्म हो। और इन ग्रुपिंग का नाम है, जैसे स्त्री संघर्ष हो गया, महिला दक्षता समिति हो गया, ये इन सभी ने झंडा उठाया कि अब दिल्ली में डाउरी संबंधित प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे प्रॉब्लम विमेन के साथ नहीं होने, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। देन दहेज विरोधी चेतना मंडल, ये क्या करते हैं? दे आर ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिएटिंग कॉन्शियसनेस अगेंस्ट डाउरी, ठीक है। इसे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। ये डाउरी के अगेंस्ट काम करते हैं। देन द सम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सच एज बांगा महिला समाज एंड लेडीज थियोसॉफिकल सोसाइटी, दे फंक्शन एट लोकल लेवल टू प्रमोट द कंटेम्पररी आइडियाज फॉर वुमेन, है ना।
तो जो भी नए नए आइडियाज है, जैसे स्टार्टअप, स्टार्टअप इज अ न्यू कॉन्सेप्ट नो, स्टार्टअप विमेन को के अंदर स्टार्टअप स्किल डेवलप करने के लिए, ठीक है, ये क्या हम क्या लेकर के आए, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या लेकर के आई, थियोसॉफिकल सोसाइटी लेकर के आई है कि कंटेम्प्रेरी आइडियाज हम देंगे, कंटेम्प्रेरी आइडियाज ट्रांसफर करेंगे विमेन को, ठीक। So these organizations deal with also issues like education, evolution of social evils like Parda system, child marriage, Hindu law reform, moral and material progress of women, equality of right and opportunities. So women को overall सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये जो लेडीज थियोसॉफिकल सोसाइटी है पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में ये विमेन के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, जहां पे एक तरफ वो सोशल एविल को दूर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ओर भी लेकर के, ठीक है। और भी अदर प्रोमिनेंट विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स, ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स हु आर वर्किंग फॉर द सोशल इमेंसिपेशन एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ विमेन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम, ठीक है। फिर the National Alliance of Women is a national web of women. It is an affiliation of membership, is open to all liberal-minded women group, institutions, non-governmental organization, women worker, women union, individuals, etc. ये जो नेशनल अलायंस ऑफ विमेन है ये सभी के लिए ओपन है, और ये विमेन को लिबरल करने बनाने में, लिबरल इन व्हाट सेंस, लिबरल विथ रेस्पेक्ट टू द थॉट, लिबरल विथ रेस्पेक्ट टू आइडियाज, है ना। तो विमेन को लिबरल बनाने में नेशनल अलायंस ऑफ विमेन इज क्रिएटिंग अ प्रोमिनेंट रोल, ये प्रोमिनेंट रोल निभा रहे हैं द नेशनल अलायंस ऑफ विमेन, जिससे विमेन का इमेंसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, विमेन का डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक। देन द अन्नपूर्णा महिला मंडल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन एंड द गर्ल चाइल्ड. It conducts various activities that include educating women on health, nutrition, mother and child care, family planning, literacy, environmental sanitation. देखो environment का भी impact पड़ता है women के ऊपर. पाकिस्तान से एक न्यूज आई थी, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ. कुछ साल पहले, वो 3-4 साल पहले की बात है, पाकिस्तान में एक न्यूज आई थी. पाकिस्तान का एक जगह है ना, जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है. पाकिस्तान में पानी की बहुत समस्या है, ठीक है. तो विमेन बहुत दूर से पानी लेकर के आ रही थी, किसी कारणवश वो चक्कर खा करके गिर गई और पानी का घड़ा उनसे टूट गया. अब जैसे ही घड़ा पानी का उनसे टूट गया, उनके फैमिली वाले उनको बहुत पीटे, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस किया उनके ऊपर, ठीक. तो ये समझने वाली बात ये थी, और बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने ये बताया कि विमेन के साथ ये डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट. अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता तो पानी की कमी नहीं होती और विमेन को इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस नहीं झेलना पड़ता, राइट. तो एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज भी बहुत क्रूअल हो जाता है कभी कभी विमेन के लिए, क्योंकि लोग समझते हैं कि घरों का काम करना विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गलत सोच है, बिल्कुल गलत सोच, ठीक है. लेकिन अन्नपूर्णा महिला मंडल जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियन, इंडिया में उतनी दिक्कत नहीं है हालांकि, लेकिन तब भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, प्रॉब्लम तो अभी भी है, ठीक है. बट हाँ, धीरे धीरे कम हो रहा है. तो अन्नपूर्णा महिला मंडल जैसे ऑर्गेनाइजेशन वुमेन को कई तरीके से लिटरेट करने की कोशिश. We have the Working Women's Forum. It is committed to poverty reduction, strengthening economic, social, and cultural status of poor working women through microcredit, training, social mobilization, and other interventions to poor women. तो देखो, ये जो वर्किंग विमेन फोरम है, इनका क्या काम है, जो भी पुअर वर्किंग विमेन है उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जिससे पॉवर्टी उनको उनके लिए खत्म हो सके, ठीक है. ट्रेनिंग प्रोवाइड करना सो दैट उनकी अप स्किलिंग हो सके. The women can be up skilled, जो भी स्किल्ड है उनकी अप स्किलिंग हो सके, ठीक. उनका सोशल मोबिलाइजेशन हो सके. सोशल मोबिलाइजेशन मतलब समझते हो आप, सोशल मोबिलाइजेशन मतलब बेसिकली होता है कि सोशल अपलिफ्टमेंट आप ऐसा कहें, ठीक. तो दिस इज द थिंग. तो सोशल लेवल पे उनका सोशल स्टेटस इंप्रूव करना, ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल. तो सोशल स्टेटस उनका इंप्रूव हो सके, किनका, पुअर वुमेन का. उसके लिए वर्किंग वुमेन फोरम काम है. Another women organization in India like Swadhina. ये क्या है, स्वाधीना क्या है? It is self-esteemed women which was formed in 1986. ये क्या है? It is primarily a civil society organization which focused on empowerment of women and child development based on sustainable development and rights livelihood. ठीक है. तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्वाधीना जो है, ये किस चीज के लिए काम करते हैं, ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट
काम करते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके विमेन, ठीक, और विमेन को राइट लिवलीहुड मिल सके, which is also guaranteed under article 21 of the Indian Constitution। ये आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करता है। ये जो स्वाधीन ऑर्गेनाइजेशन है ये ना ही सिर्फ विमेन को अपलिफ्ट करते हैं बल्कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी इंश्योर करते हैं, राइट। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। तो ये सब तो विमेन से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन थे। अब देखो कुछ स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, उसी में एक आता है नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ठीक है। सो नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इट वाज सेट अप इन 1992 अंडर द नेशनल कमीशन एक्ट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर विमेन, ठीक। और ये जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है इन्हें सिविल कोड की पावर प्राप्त है, ओके। सो इट टेबल रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी ईयर and at such other times that the commission may deem fit reports upon the working of those safeguards। ये किस चीज के बारे में काम करते हैं? It looks into the complaint and takes suo motu notice of matters relating to deprivation of women rights, non-implementation of the laws and non-compliance of the policy decision guaranteeing the welfare of women society। तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो है ये suo motu एक्शन लेते हैं। suo motu एक्शन लेने का मतलब क्या है? कहीं पे विमेन के अगेंस्ट देखा कि क्राइम हो रहा है, ठीक, तो इन्होंने suo motu एक्शन ले लिया। उन्होंने, इनके पास सिविल कोर्ट की पावर है, he can summon, he can not he but the organization can summon the concerned person कि भाई ये बताओ कि तुमने इस तरीके का कृत्य क्यों किया, तुमने इस तरीके का काम क्यों किया, ठीक है। तो दिस इज also one of the important aspect related to the women। ये नेशनल कमीशन फॉर विमेन ये काम कर रहे हैं। Then what are the major limitations of national commission for women, ठीक है। देखो बहुत सारे ना चैलेंजेस भी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। अगर हम बात करें तो ये suo motu एक्शन लेते हैं बट बहुत सारे लिमिटेशंस हैं इनके साथ। वो लिमिटेशन क्या है? इनकी जो रिकमेंडेशंस है, ये जो सजेशन देते हैं, ये जो रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को, वो सिर्फ रिकमेंडेटरी नेचर का है, इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ठीक। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इन्फोर्स, इनके रिपोर्ट को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, सिर्फ ये रिकमेंड कर सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, है ना। ऐसा करना चाहिए और ऐसा करो, दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक। और ये क्या बोल सकते हैं? सिर्फ बोल सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए। दिस इज द ओनली थिंग दैट दे कैन डू, ओके। देन द कमीशन लैक्स द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। कमीशन के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, इसलिए इनके पास लीगल पावर नहीं है पुलिस ऑफिसर्स को और विटनेस को समन करने। हालांकि थोड़ी बहुत पावर बाद में इंप्रूव की गई। इट हैज नो पावर टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द इंटरनल कंप्लेंट। अगर इंटरनल कंप्लेंट है तो उस अगेंस्ट ये लीगल पावर इनके पास नहीं है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है, जैसे देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, वहां पे अगर 10 और प्लस लोग अगर काम करते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी सेटअप होगी अकॉर्डिंग टू विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। विशाखा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जहां भी 10 प्लस एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, तो वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी सेटअप होगी, जहां पे विमेन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई भी एक्सप्लॉइटेशन होता है विमेन से संबंधित, तो विमेन इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में केस रजिस्टर कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। लेकिन इससे संबंधित नेशनल कमीशन फॉर विमेन के पास कोई पावर नहीं है, वहां पे ये हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है। सो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द कमीशन इज वेरी लेस। इनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होता है नेशनल कमीशन फॉर विमेन का बहुत ही कम होता है। इट डज नॉट हैव पावर टू चूज इट्स ओन मेंबर। ये खुद से अपना मेंबर चूज नहीं कर सकती है, ये यूनियन गवर्नमेंट ही चूज करके देते हैं। बिकॉज ऑफ विच बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है ना, इसकी वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। अभी हाल फिलहाल में आपने एक केस देखा होगा कि एक दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर, है ना। उन्होंने क्या किया, कोविड-19 के टाइम में एक उन्हीं के एक कलीग थे ऑफिसर, वो भी थे दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, उनकी डेथ हो गई, दोनों फ्रेंड थे, तो उन्होंने उनकी बेटी को अपने घर पे बुला लिया, उनकी बेटी को अपने घर पे रख लिया एंड ही स्टार्टेड रेपिंग द गर्ल चाइल्ड ऑफ हिज ओन फ्रेंड। सोच करके देखो इंसान की थॉट प्रोसेस कितनी नीचे स्तर तक गिर सकती है कि उन्होंने अपनी दोस्त की बेटी के साथ ही रेप जैसे हीनियस क्राइम को कमिट करना शुरू किया। बेचारी बच्ची है, और इतना ही नहीं उनकी वाइफ भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थी। तो रिसेंटली ही हैज बीन अरेस्टेड। तो इससे रिलेटेड नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने suo motu कॉग्निजेंस लिया, ठीक। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट दैट द नेशनल कमीशन फॉर विमेन डिड विद रिस्पेक्ट टू इट, ठीक है। ऐसे ऑफिसर्स की सिलेक्शन भी कैसे हो जाते हैं, ऐसे ऑफिसर्स
आ भी कैसे जाते हैं और ये किसी भी इंसान की थॉट प्रोसेस कैसे हो जाती है ना। दिस इज वेरी मच हीनियस। ऐसा तो किसी का भी थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। सोच करके देखो कितना बुरा लगता है, कितनी दिक्कतें फेस करनी होती होगी, क्या ट्रॉमा बीतता होगा ऐसे बच्चियों के ऊपर, राइट। चलिए, तो ये तो थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित बातें कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में विमेन से रिलेटेड चीजों को डील किया, ठीक, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया। ये अब हम समझते हैं क्राइम, कि ऐसे कौन कौन से क्राइम है जो विमेन के अगेंस्ट, व्हाट आर द क्राइम अगेंस्ट द वुमेन, ठीक। आइए उसको हम समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले क्रिमिनल वायलेंस होता है। तो अगर हम कैटेगरी की बात करें तो विमेन के अगेंस्ट कौन कौन से क्राइम होते हैं, तो क्रिमिनल वायलेंस होता है, इसमें रेप, अबडक्शन, मर्डर जैसे क्राइम होते हैं। दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस होता है। डोमेस्टिक वायलेंस में डाउरी से रिलेटेड डेथ, वाइफ बैटरिंग, सेक्सुअल अब्यूज, माल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज, एल्डरली विमेन के साथ मिसबिहेवियर। Then social violence like forcing the wife, daughter-in-law to go for female foeticide, keep teasing, refusing to give share to women in property, property में share नहीं मिलता है, forcing young widow to commit सती। आज के समय पे भी ऐसा होता, right? So these are the types of violence that the women has to face. आइए हम सबसे पहले समझते हैं वाइफ बैटरिंग के बारे में। वाइफ बैटरिंग में क्या है? In the wife battering, there is a violence towards women in context of marriage. It becomes more significant when a husband who is supposed to love and protect his wife beats. बहुत बार क्या होता है ना, हस्बैंड ये समझ लेते हैं कि विमेन के ऊपर हमारा अधिकार, आई कैन बीट, है ना, मैं इन्हें मार सकता हूं। आपने एक मूवी देखी होगी थप्पड़, थप्पड़ मूवी इन्हीं चीज पे बेस्ड है। एक थप्पड़ मार दिया हस्बैंड ने, तो फिर विमेन ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, लेना भी चाहिए। तो मेन हैज नो राइट टू बीट। आपको राइट क्या है? मेल इज सपोज टू लव हर वाइफ, है ना, टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ हर वाइफ, बट द सेम मेंबर बीट्स हर, सेम मेल बीट्स हर वाइफ, बीट्स हिज वाइफ, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। और ये होता है वाइफ बैटरिंग में, जहां पे आप जो हस्बैंड है वो वाइफ को मारते पीटते हैं। सो देयर इज अ वाइफ वायलेंस दैट कैन रेंज फ्रॉम स्लैप एंड किक्स टू ब्रोकन बोन्स। बहुत इसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत बार आप देखोगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो शिकार महिलाएं होती है, उनको आंख के नीचे कई बार काला धब्बा पड़ा हुआ रहता है, और वो क्या बोलती है, हम सीढ़ी से गिर गए थे। कई बार उनके हाथों में चोट लगा होता है, फ्रैक्चर रहता है। सोसाइटी में अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने हस्बैंड की, उनकी इज्जत क्या, क्योंकि हस्बैंड की इज्जत जाएगी, अपने हस्बैंड की इज्जत बचाने के लिए फिर भी ऐसी विमेन क्या कहती हैं कि हम सीढ़ी से गिर गए थे जी, है ना, और सीढ़ी से गिरने की वजह से ये चोट हमें आया है, राइट। सो दिस इज व्हाट दैट दिस। तो ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, ठीक। तो स्लैप होता है, किक होता है, हड्डियां टूट जाती है, दीज आर द प्रॉब्लम। कई बार तो मर्डर तक हो जाते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। देन इंडियन कल्चर में वाइफ रेयरली थिंक्स कि ऐसे केसेस को हम रिपोर्ट करें। वाइफ जो है वो रिपोर्ट भी नहीं करती है ऐसे केसेस। उनको लगता है कि अगर हम रिपोर्ट कर देंगे तो मेरे हस्बैंड जेल चले जाएंगे। तो सी हैव एक्सेप्टेड दिस, उन्होंने इन प्रोविजंस को, इन सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। ये कोई प्रोविजन, गवर्नमेंट प्रोविजन तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो है नहीं, हस्बैंड का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है नहीं अपनी वाइफ को मारने का, बट उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। पति परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट है ना, उन्होंने लिटरल सेंस में ले लिया, पति परमेश्वर, और परमेश्वर अगर मार रहे हैं तो वो मार खा भी नहीं, राइट। दिस इज एक्चुअली अ चैलेंज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप भी अगर आसपास में कहीं भी डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए देखें तो बिना हेजिटेशन पुलिस को कॉल करिए और उस पर्सन को जेल भिजवाइए जिन्होंने ऐसे घिनौने काम करने की कोशिश की। सोच करके देखो, वो विमेन, वो लेडी जो पूरे परिवार को आगे बढ़ाने की जिनकी जिम्मेदारी है, इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने की जिनकी जिम्मेदारी है, उन्हीं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन्हीं के ऊपर अत्याचार करते हैं। कौन करते हैं? वही लोग जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये विमेन सही से रहें, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या क्या समस्याएं हैं जो विमेन को फेस करना पड़ता है? और समस्या जैसे ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग भी जैसी समस्या। ऑनर किलिंग में क्या है? सपोज करो एक गर्ल है, ठीक, इस गर्ल ने किसी दूसरे कास्ट के बॉय के साथ या किसी दूसरे रिलीजन के बॉय के साथ शादी कर ली, ठीक, मैरिज कर लिया, ठीक है। तो अब घर वाले क्या बोलेंगे कि इसने हमारे इज्जत को खतरा पहुंचाया है, क्योंकि हम गर्ल को क्या समझते हैं, गर्ल तो हमारे, और औरतें क्या, हम क्या समझते हैं जनरली इंडियन सोसाइटी में, क्या समझा जाता है इंडियन सोसाइटी में कि विमेन जो है, विमेन हमारा इज्जत है, हमारे घर की इज्जत है। कहते हैं ना, आप जनरली ये टर्म सुने होंगे, बहुत ज्यादा सुने होंगे कि अरे तुम तो हमारे घर की इज्जत हो। तो इस चीज से हम ऑनर से रिलेट करके देखते हैं, है ना।
तो जब ये किसी दूसरे कास्ट के इंडिविजुअल मेल के साथ, दूसरे किसी रिलीजन के पर्सन के साथ अगर ये शादी कर लेती हैं, तो खुद ही के फैमिली वाले अपनी ही बच्ची को मार डालते। क्यों? ताकि उनकी ऑनर प्रोटेक्ट रहे, उनकी इज्जत प्रोटेक्ट रहे। और इस चीज में कैसा ऑनर, इस चीज में कैसी रिस्पेक्ट, और उसे वो नाम देते हैं ऑनर किलिंग। ठीक है, तो ऑनर किलिंग क्या हुआ? ऑनर किलिंग हुआ, इट इज अ मर्डर ऑफ अ मेंबर ऑफ अ फैमिली सोशल ग्रुप बाय अदर मेंबर्स ड्यू टू द बिलीफ ऑफ द perpetrators that the victim has brought dishonor or shame upon the family group by his her act। ठीक है, अपने कृत्य से, अपने एक्ट से उन्होंने डिसऑनर किया। ठीक, तो दिस इज नथिंग, और इसकी वजह से मार डालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इमेज ना क्लियरली डिपिक्ट कर रहा है ऑनर किलिंग को। यहाँ पे एक कपल है जो लव रिलेशनशिप में है, लेकिन ये पूरा मार डाला जाता है और हमारा कानून कुछ नहीं कर पाता। राइट, सो दिस इज द थिंग। हालांकि अब लॉ बहुत ज्यादा सख्त हो गया है इससे संबंधित, अब जो भी इस तरीके का काम करते हैं, हमारी जुडिशियरी सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है, एंड आई हैव फुल फेथ इन द जुडिशियरी। हर किसी को होना चाहिए अपने देश के संविधान पे, अपने देश के पुलिस ऑफिसर्स पे, कानून पे, है ना। अब वो ऐसा काम करते हैं, राइट, अब वो जो लोग भी इस तरीके का काम करते हैं ऑनर किलिंग जैसा, तो लॉ टेक इट्स कोर्स, राइट। So this is the thing. This is about the honor killing. Then another problem is the sexual harassment of women at workplace. Women को sexual harassment जैसे प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या है sexual harassment? is the best explained as bullying or coercion of a sexual nature or an unwelcome or inappropriate promise of rewards in exchange for sexual favor। अब sexual harassment क्या होता है कि ये बहुत बार कह देना कि हम तुम्हें प्रमोशन दे देंगे, हम तुम्हें सीईओ बना देंगे कंपनी का। तब हम बनाएंगे when you will do me a sexual favor, तब जाकर के हम ऐसा काम। ठीक, so that is what we call the sexual harassment, और ये वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा होता है। और इसका सेक्सुअल हैरेसमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजिकल डैमेज। तो दिस बेसिकली अफेक्ट्स साइकोलॉजिकली टू विमेन। ठीक है, जहां पे विमेन लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चली जाती है, तो ट्रॉमा, उन लोगों से भागना शुरू कर देती है। अब सोच करके देखो, जिस विमेन के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उनके साइकोलॉजिकल चैलेंजेस क्या क्या फेस करने होंगे। वो तो अपने आप से भागना शुरू कर देंगे, है ना। उनको हमेशा लगेगा he has been exploited, right? So this is also one of the problem that they face। The research shows that sexually harassed women withdraw socially and are not able to function in their day-to-day social setting। और बहुत सारे ऐसे रिसर्च शो करते हैं कि जिन विमेन के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, वो अपने आप को समाज से दूरी बना लेते हैं। और समाज भी ऐसा ही है, सोसाइटी भी ऐसी है। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन जिनका होता है, तो जो लोग करते हैं उनके बारे में हम नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? अरे देखो इस बेचारी के साथ क्या हो गया। हम शेम करने लग जाते हैं लेडीज को, विमेन को, जिसकी वजह से विमेन जो है वो अपने आप को समाज से दूरी बना लेते हैं, राइट। So that is also one of the important aspect, one of the crucial aspect related। All right, then the feeling of shame, stigma and humiliation are attached to the experiences make them socially very vulnerable। जिसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं? vulnerable हो जाती हैं। Sexual harassment is being linked to sleep disorders which may be due to stress and anxiety of the event that affect the sleep habit। अब sexual harassment की वजह से sleep disorder भी हो जाता है women के, right? Because of this particular act, because of this particular reason, women have to face the sleep disorder। As indicated by some studies, in some extreme cases, women who have experienced frequent unwanted sexual harassment, they have also attempted to commit suicide out of depression for not being able to address voice or avoid the harassment। ठीक है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो women जिनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे हीनियस क्राइम होते हैं, he try to commit the suicide। वो क्या करते हैं? वो सुसाइड जैसे चीजों को कमिट करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब इससे संबंधित, in order to deal with the sexual harassment, we have the विशाखा गाइडलाइंस। तो विशाखा गाइडलाइंस क्या है? It were a set of procedural guidelines for use in India in cases of sexual harassment। They were promulgated by the Indian Supreme Court in 1997 and were superseded in 2013 by the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013। ये जो विशाखा गाइडलाइंस है, ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ठीक। लेकिन इसे 2013 में अमेंड करके क्या कर दिया गया? नया नाम ऐड किया गया, नए नाम से जाना गया, दैट इज द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ठीक है, इसके अंदर में क्या है?
तो इसके अंदर में है दैट द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड सीक्स टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसिंग कंप्लेंट। अब इसे इससे संबंधित कंप्लेंट को रजिस्टर करना। इट प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन of an internal complaint committee at the workplace and local complaint committee at the district and block level। अभी अभी मैंने आपको बताया था ना कि विशाखा गाइडलाइंस के अंदर में क्या है, जब हम एनसीडब्ल्यू के बारे में बात कर रहे थे कि विशाखा गाइडलाइंस के अंदर में क्या है, तो जहां जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी सेटअप होगी और इस इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में विमेन अपने केसेस को रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग। एंड लोकल कंप्लेंट कमेटी होंगे हर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे जहां पे विमेन अपने केसेस को रजिस्टर कर सकते हैं इफ दे आर फेसिंग द क्राइम। अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दैट इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, आप लोग यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग एंड मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज अंडर द एक्ट। आप लोग की जिम्मेदारी होगी जब आप डीएम बन जाओगे, ठीक है, एसडीएम बन जाओगे तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, आप लोगों की ये जवाबदेही होगी, ठीक है, जिस जहां पे आप इंश्योर कर सको कि एक्ट के प्रोविजंस लागू हैं। देखो मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसकी वजह से बीच बीच में कभी खांसी आ जाता है, काम भी है थोड़ा सा, हाई फीवर भी है, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि द शो मस्ट गो ऑन। आपके पढ़ाई के बीच में कोई तबीयत खराब कुछ भी कोई भी चीजें बाधा ना बने, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी अगर डिस्टर्बेंस होती होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। आप पढ़ाई पे फोकस करिए, पढ़ाई पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ठीक है। और देखो ये बिल किस चीज के बारे में बात करता है, ये जो विशाखा गाइडलाइंस है ये तो एक्ट हो गया, हालांकि अभी बिल नहीं, अभी एक्ट है, ठीक है। सो द एक्ट डिफाइंस सेक्सुअल, यहाँ पे बिल की जगह पे आप एक्ट कर लेना। द एक्ट डिफाइंस सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एंड क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लाइंस, ठीक है। ये लेकिन इसने जो मैलिशियस चार्जेस है उससे भी, उस प्रोविजन से भी डील करने के लिए इसने बात कही। Every employer is required to constitute an internal complaint committee at each office और ब्रांच with 10 और more employees। देखो हमने ऑलरेडी बताया लोकल लेवल पे भी होगा, ठीक है। द कंप्लेंट कमेटी के पास सिविल कोर्ट की पावर होगी जिससे वो एविडेंस को गैदर कर सकते हैं। द कंप्लेंट कमेटी आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर कॉन्सिलिएशन बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी इफ रिक्वेस्टेड बाय द कंप्लेनेंट। अगर कंप्लेनेंट कहते हैं कि हम कॉन्सिलिएट कर लेंगे और मैटर को सुलझा लेंगे तो मैटर को सुलझाने के भी काम। Penalties has been prescribed for employers non-compliance with the provision of the act। अगर employer इस एक्ट के प्रोविजंस को पे कंप्लाई नहीं करते हैं तो उनके ऊपर फाइन लगेगा अप टू 50,000 रुपीज और रिपीटेड वायलेशंस में लीड टू हायर पेनल्टीज एंड कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन टू कंडक्ट बिजनेस। और अगर रिपीटेड वायलेंस होता है, क्राइम होता है और वो एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई नहीं करते हैं तो उनके लाइसेंस तक कैंसिल हो सकते हैं, राइट। दिस इज द प्रोविजन। तो देयर कुड बी फिजिबिलिटी इश्यूज इन एस्टैब्लिशिंग, इससे संबंधित कुछ चैलेंजेस भी हैं। देखो इस एक्ट में ना, एक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन इस एक्ट से संबंधित ना कुछ चैलेंजेस भी हैं। वो चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हर ब्रांच और ऑफिस में जहां पे 10 और उससे ज्यादा एम्प्लॉय हो एस्टैब्लिश करना अपने आप में थोड़ा चैलेंज है। अब खुद सोच करके देखो, एक छोटा सा जिसने अभी अभी स्टार्टअप शुरू किया वो कैसे इन सभी चीजों को अफोर्ड कर सकता है, राइट। सो दैट इज द चैलेंज। Then the internal complaint committee has been given the power of a civil court. However, it does not require members with a legal background are not nor are they there any provision for legal training। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में को हमने सिविल कोर्ट की पावर तो दे दी कि भाई तुम एविडेंस इकट्ठा कर लो, लेकिन कोई लीगल तो है नहीं वहां, लीगल नॉलेजेबल पर्सन तो है नहीं। वो तो नॉर्मल से एम्प्लॉय है भाई, वो अपने अपने एरिया के अपने अपने फील्ड के स्किल्ड पर्सन है, कोई लॉयर तो है नहीं, तो लीगल नॉलेज तो उनके पास है नहीं। और अगर जब लीगल नॉलेज जब उनके पास नहीं है तो एविडेंस को इकट्ठा किस तरीके से करेंगे, राइट। तो ये चैलेंज एक अपने आप में आता है। बिल की जगह पे आप एक्ट कर लेना क्योंकि अब ये एक्ट बन चुका है ना। सो एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एक्शन अगेंस्ट द कंप्लेंट इन केस ऑफ अ फॉल्स मैलिशियस कंप्लेंट, दिस कुड डिटर विक्टिम्स फ्रॉम फिलिंग कंप्लेंट। अब ये एक्ट ने क्या किया कि एक्ट ने बोला कि भाई अगर तुमने अगर किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाया है तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे या तुम अगली बार कभी कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से विक्टिम जो है ना वो डर जाती है। उनको लगता है कि हम अगर कंप्लेंट कर दिए और मेरा अगर कंप्लेंट सही साबित नहीं हो पाया, सही प्रूफ नहीं मिल पाया तो फिर क्या होगा, समझ रहे ना इस बात को। इस वजह से ना वो डर जाती है विमेन और वो कंप्लेन नहीं करती। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम
associated with this. Then two different bodies called local complaint committee. The bill does not clearly demarcate the jurisdiction, composition and function of the committee. एक तो आपका इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बना और एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बना. लोकल कंप्लेंट कमेटी भी बन गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और ब्लॉक लेवल पे भी, लेकिन इनके क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, कैसे कैसे ये काम करेंगे, इनकी फंक्शनिंग क्या होगी, ये बिल अभी तक, ये एक्ट ने अभी तक डिफाइन इस चीज को नहीं किया. Then the cases of sexual harassment of domestic workers have been specifically excluded from the purview of the act. ठीक है. अब देखो डोमेस्टिक वर्कर जो है, इसमें जो हाउस होल्ड में जो काम करते हैं, जैसे मेड हो गए, है ना, कुक हो गए, ये तो आपके घरों में आकर के काम करते हैं ना, लेकिन ये प्रोविजन इनके लिए नहीं है. दे आर ऑल्सो द वर्कर्स, ये भी तो काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जैसी सुविधा विशाखा गाइडलाइंस में इन लोगों के लिए प्रोवाइड नहीं की है. स्पेशली उनके लिए भी नहीं है जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं. दोज हु वर्क इन द इनफॉर्मल सेक्टर, विशाखा गाइडलाइंस उनके लिए कोई बात नहीं कह रहा है. राइट. सो दिस इज द थिंग. So unlike sexual harassment legislation in many countries, this bill does not provide protection to men. और देखो बहुत सारे कंट्रीज में मेन के अगेंस्ट भी तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, बहुत सारे मेल मेंबर भी हैं जिन्हें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. लेकिन ये जो एक्ट है मेल को कोई छूट नहीं देता है, मेल को कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं देता है. राइट. दिस इज द थिंग. तो मेल से रिलेटेड तो बातें ही नहीं करता है. तो दिस इज द चैलेंज. ठीक. अब इसी से संबंधित जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट थी. जस्टिस वर्मा क्या कहते हैं? जस्टिस वर्मा कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिकमेंड द अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉ so as to provide for quicker trial and enhanced punishment for criminals accused of committing sexual assault against the women. कमेटी ने 23 जनवरी 2013 को अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया था. इस कमेटी का मेन उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था कि क्विकर से क्विकर ट्रायल हो सके, जल्दी से जल्दी ट्रायल हो. ठीक है. और क्रिमिनल्स के लिए जो प्रोविजन है उसको इनहेंस किया जाए, उनको सजा ज्यादा से ज्यादा दी जाए. ठीक है. इन्होंने रेप से संबंधित, सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित, ट्रैफिकिंग से संबंधित, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से संबंधित, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम, पुलिस, इलेक्टोरल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म से संबंधित चीजों पे अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की. ठीक है. इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में भी कहा. द कमिटी, जस्टिस वर्मा कमिटी, रिकमेंडेड दैट non-penetrative form of sexual contract should be regarded as sexual assault. देखो महाराष्ट्र के एक जो कोर्ट, महाराष्ट्र के जो कोर्ट है वहां पे एक साल 2 साल पहले का ये केस है. वहां की एक जस्टिस थी. ठीक. उस जस्टिस ने के पास एक केस गया, महाराष्ट्र कोर्ट के जस्टिस के पास एक केस गया. उसमें उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि ये जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इसे नहीं माना जाएगा, रेप इसे नहीं माना जाएगा क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं हुआ. ठीक है. तो जब पेनिट्रेशन नहीं हुआ है तो इसको हम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं मानेंगे, इसको हम रेप नहीं मानेंगे. लेकिन ये जो जस्टिस वर्मा कमेटी है, इन्होंने क्या कहा कि ये पेनिट्रेशन हो चाहे ना हो, ठीक है, अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट भी होता है, अगर कोई मैलाफाइड इंटेंशन से अगर इधर उधर टच करने की भी कोशिश करता है विमेन की बॉडी को, देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. ठीक. बाद में उस जस्टिस को हटा दिया गया. उसे बोला गया कि नहीं, ये फिट नहीं है, इज नॉट मेंटली फिट. और ताज्जुब की बात यह है कि वो जस्टिस खुद अपने आप में एक विमेन थी, खुद अपने आप में एक लेडी थी. राइट. तो सोच करके देखो कैसे कैसे सोच के लोग हैं. राइट. द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट शुड बी डिफाइंड so as to include all forms of non-consensual, non-penetrative touching of a sexual nature. तो देखो इन्होंने क्या कहा, चाहे वो non-consensual हो, चाहे non-penetrative हो, वो भी sexual assault का पार्ट. The sexual nature of an act should be determined on the basis of the circumstance. Sexual gratification as a motive for the act should not be prerequisite for proving the offenses. The offense should be punishable with 5 years of imprisonment or fine or both. इन्होंने कहा कि 5 साल से की पनिशमेंट या फिर फाइन, दोनों प्रोविजन लागू. ठीक. इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा that there will be the use of criminal force to disrobe a woman should be punishable with 3 to 7 years of imprisonment. अगर किसी ने विमेन को क्रिमिनल इंटेंशन के साथ डिसरोब करने की कोशिश की है तो उसे 3 से 7 साल तक की इंप्रिजनमेंट होगी. वर्बल सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में कमिटी ने कहा, द कमिटी हैज सजेस्टेड दैट यूज ऑफ वर्ड्स, एक्ट और जेस्चर्स that create an unwelcome trait of sexual nature should be termed as sexual assault and be punishable for 1 year imprisonment or fine or both. अगर आप women को verbally abuse करते हो जो sexual nature का है,
then you will be liable to be to get fine and imprisonment up to 1 year or both, फाइन भी और imprisonment भी दोनों, ठीक। so this is also one of the recommendation of the जस्टिस वर्मा कमेटी, ठीक। और वे फॉरवर्ड क्या है, विमेन से संबंधित इतने प्रॉब्लम्स तो हमने देख लिए, और वे फॉरवर्ड क्या है, तो देखो ये विमेन जो खुद से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, फॉर दैट रीजन मेन शुड आल्सो अंडरस्टैंड द विमेन। मेल मेंबर को भी चाहिए कि वो भी विमेन से संबंधित प्रॉब्लम को समझे, तो समझने की कोशिश करे कि विमेन क्या फील करती है ना। बोथ शुड वर्क टुगेदर। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं और घर आकर के सिर्फ विमेन ही खाना बनाए। मेल मेंबर शुड आल्सो कंट्रीब्यूट, मेल मेंबर को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मेल मेंबर को भी डोमेस्टिक वर्क में पार्टिसिपेट करना चाहिए, राइट। तभी जाकर के ये जो पैट्रियार्की है ना, ये पैट्रियार्की तभी जाकर के खत्म होगी। तो विमेन सिर्फ अपने बलबूते पे पैट्रियार्की नहीं खत्म कर पाएंगी, फॉर दैट रीजन ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दे शुड कम, ओके। देयर इज मोरल एंड रिलीजियस वैल्यूज एज वेल, तो पेरेंट, टीचर्स, तो पूरे सोसाइटी को, entire society they should come together and there should be the gender sensitization program। क्या होना चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। स्कूल के करिकुलम में भी जेंडर सेंसिटिविटी के से रिलेटेड पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों के अंदर ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं उनसे संबंधित ये जो सेक्स इंफॉर्मेशन है, ये सेक्स नॉलेज, ठीक, ये बच्चे जब प्यूबर्टी एज को अटेन कर लें तो ये नॉलेज उनको देना चाहिए, क्योंकि हम इसके बारे में बात नहीं करते, हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके बारे में बात नहीं करता है, इसकी वजह से बच्चों के मन में गलत गलत अवधारणाएं आ जाती है, राइट। सो सेक्स एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, then only we will be able to understand the society and this physical world in a proper way and proper manner। और तभी जाकर के ये जो विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है, ये विमेन के अगेंस्ट क्राइम खत्म कर सकते हैं। The same time there should be the electoral reform, electoral reform भी होना चाहिए, ठीक, जहां पे विमेन को रिजर्वेशन देना चाहिए। देखो हमने विमेन को रिजर्वेशन तो दिया है, लेकिन पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी में वहां पे भी प्रधानपति का कॉन्सेप्ट है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रधानपति। रिजर्वेशन 1/3 रिजर्वेशन दे करके विमेन को तो हमने एम्पावर कर दिया कि भाई आप इलेक्शन लड़ो, है ना, आप प्रधान बनो, आप मुखिया बनो, आप समिति बनो, लेकिन बनती तो वो है, इलेक्शन तो विमेन जीतती है, लेकिन उनके बिहाफ पे काम कौन करते हैं, उनके हस्बैंड, है ना। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रधानपति, राइट। सो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। द सेम टाइम स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक, पार्लियामेंट में, राइट, इन सभी जगहों पे भी विमेन को रिजर्वेशन देना चाहिए। देयर शुड बी द विमेन रिजर्वेशन इन दीज थिंग्स एज वेल, क्योंकि 50% भारत की 50% आबादी आर एट द डिसएडवांटेजियस पोजीशन। द सेम टाइम एजुकेशनल रिफॉर्म्स आल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, जहां पे विमेन के ना कि एनरोलमेंट पे हमें जोर डालना है, एट द सेम टाइम विमेन हायर एजुकेशन अचीव करे, पीएचडी तक एजुकेशन को अचीव करे, ये भी फोकस हमें करना है। द सेम टाइम विमेन को स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट में विमेन का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सब्जेक्ट में विमेन का पार्टिसिपेशन कम है। और अगर आप साइंस में, मैथमेटिक्स में अगर आपकी नॉलेज आती है, देन आपकी सोच हो जाएगी रैशनल, और विथ रैशनल सोच, विथ रैशनल थॉट प्रोसेस, यू विल बी एबल टू डील विद द सिचुएशन इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। तो ये थे विमेन से संबंधित मुद्दे, और ये इस तरीके से हम विमेन से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि गिग इकोनॉमी का विमेन के लाइफ पे क्या इम्पैक्ट, ठीक। अब देखो ये समझने से पहले हमें समझना ये जरूरी है कि गिग इकोनॉमी क्या है। तो गिग इकोनॉमी क्या है, इट इज अ फ्री मार्केट सिस्टम इन विच टेम्पररी पोजीशन आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन हायर इंडिपेंडेंट वर्कर फॉर शॉर्ट टर्म कमिटमेंट। तो ऑनलाइन ये गिग इकोनॉमी में बेसिकली ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कैंडिडेट को हायर किया जाता है, ठीक। तो ये हो गई गिग इकोनॉमी। नाउ हाउ द गिग इकोनॉमी हैव हेल्प्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ठीक है। तो सबसे पहले गिग इकोनॉमी ने क्या किया, इट अलाउज द पार्ट टाइम वर्क एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दैट अलाउज विमेन टू बैलेंस देयर ट्रेडिशनल रोल एज वेल। अब देखो विमेन का काम होम मेकर का भी है, हाउसवाइफ का भी है, एट द सेम टाइम उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी चाहिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी चाहिए।
तो गिग इकोनॉमी ने उनको पार्ट टाइम जॉब दिया, पार्ट टाइम वर्क दिया, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हो गई और वो हाउस होल्ड संबंधित जो काम है, वो हाउस होल्ड संबंधित काम भी करते रह गए। ठीक, तो उनकी इकोनॉमिक बेनिफिट भी हुआ और उनका जो ट्रेडिशनल काम है वो ट्रेडिशनल काम को भी करते रहे। दूसरा, ये जो गिग एम्प्लॉयमेंट है, गिग एम्प्लॉयमेंट कॉम्प्लीमेंटेड बाय वर्क फ्रॉम होम एंड टेक्नोलॉजी हैज एड्रेस्ड द इशू ऑफ सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल एंड नाइट शिफ्ट। ठीक है, ऑल्सो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन टियर 2 एंड 3 सिटीज हैव इमर्ज्ड। ठीक है, अब देखो गिग इकोनॉमी की वजह से ना आप घर पे बैठ करके काम कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिल गई, तो ये तो और सोने पे सुहागा हो गया, क्या घर पे बैठे काम करो। तो ट्रैवल की वजह से जो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती थी वो सेफ्टी भी सिक्योर हुई वुमेन की, राइट। उनका ट्रैवल कॉस्ट भी बचा, वो घर को भी और काम को भी दोनों पे फोकस कर पाए। तो गिग इकोनॉमी हैव आल्सो प्रोवाइडेड वुमेन विद ऑन डिमांड वर्क अलाउइंग हर ज्वाइन एंड ड्रॉप आउट ऑफ वर्कफोर्स एज पर हर ओन विल। अब इसकी वजह से क्या है ना, गिग इकोनॉमी क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए है, तो वो जब चाहे ज्वाइन करे, जब चाहे नहीं ज्वाइन करे। जैसे देखो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उनको रेस्ट चाहिए होता है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऐसा वुमेन कर सकती है कि वो जॉब ना करे, है ना, और फिर बाद में फिर से ज्वाइन कर ले जॉब, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिल गया। तो गिग एम्प्लॉयमेंट आल्सो हेल्प्स वुमेन टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, जिसकी वजह से उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट हुए, घर में उनकी डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव हुई, है ना। सो और ओवरऑल वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ एंड दिस इज हाउ द गिग इकोनॉमी हैड हेल्प्ड द वुमेन। ठीक, तो आज के क्लास में हमने समझा वीमेन से संबंधित सभी मुद्दों को, कि क्या है वीमेन से संबंधित सेक्स रेशियो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है वीमेन से संबंधित, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्यों हो रहा है और क्या है वो हमने समझा। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के क्या रोल है, व्हाट आर द रोल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, वुमेन इमेंसिपेशन के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के क्या रोल है, उससे संबंधित हमने जानकारियां इकट्ठा की। ठीक, हमने फिर ये समझा कि विमेन से संबंधित क्या क्या चैलेंजेस हैं और जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट और विशाखा गाइडलाइंस किस तरीके से विमेन के सेफ्टी को इंश्योर करता है। और लास्ट में हमने ये भी जाना कि गिग इकोनॉमी ने किस तरीके से विमेन को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाया और सोशली एम्पावर्ड बनाया। ठीक, तो आज के मुद्दे पे आज के क्लास में हमने विमेन से संबंधित जो भी चीजें थी, जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक चीजों से हायर लेवल तक सभी चीजें हमने समझ ली है, सभी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। आप इसके साथ रनिंग नोट्स बना सकते हैं, रिवाइज करते रहिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, सो चलिए आज यहीं पे हम अपने आज की क्लास को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में इंडियन सोसाइटी के अगले टॉपिक के साथ। टिल देन, डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीवन।